हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रिसर्च प्रपोजल और सिनॉप्सिस का बहुत इंपॉर्टेंस है पीएचडी में, स्पेशली पीएचडी एडमिशन के टाइम पे। बहुत सारे लोग इस समय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, क्योंकि 20 जून को रिजल्ट आना था, आज 22 जून हो चुकी है। तो इसके रिगार्डिंग दोस्तों हम एक सीरीज़ तैयार कर रहे हैं अपने चैनल पर। इसमें करीब 2 से 3 वीडियोस रहेंगे, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि किस तरह से आपको एक रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस को प्रिपेयर करना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, उन्होंने कहा है कि आप बताइए किस तरह से हम रिसर्च प्रपोजल को जल्द से जल्द तैयार कर सकते हैं, कौन से वो सोर्सेज हैं जहां से हम अपने मैटर को ले सकते हैं। सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इसके बाद एक दो जो वीडियो आएंगे वो हो सकता है थोड़े कम लंबे होंगे, लेकिन उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप किन वेबसाइट से आप मटेरियल को ले सकते हैं। ऑफलाइन अगर आपको बनाने हैं अपनी रिसर्च प्रपोजल को तो आप किस तरह से बना सकते हैं, सब कुछ मैं बताऊंगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ रिसर्च प्रपोजल और सिनॉप्सिस। इसमें कि मैं आपको सारे स्टेप्स बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, उसमें साथ में आपको एग्जांपल भी बताऊंगा, जिससे कि आपको एक क्लियर कट जो है एक इन्फॉर्मेशन जो है मिल पाए, जिससे कि आप इजीली अपनी सिनॉप्सिस को प्रिपेयर कर पाएंगे। तो बिना देर किए हुए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहला आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट स्लाइड है, जिसमें आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च प्रपोजल और सिनॉप्सिस इंक्लूडिंग ऑल स्टेप्स विद एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले आप यहाँ पे कंटेंट्स दे सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने 12 स्टेप हैं। 12 स्टेप में आपको अपना रिसर्च प्रपोजल को तैयार करना होता है। और सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं, आपका जो रिसर्च प्रपोजल होता है दोस्तों, वो मैक्सिमम 2500 वर्ड्स से लेकर के 3000 या फिर 3500 वर्ड्स तक का हो सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस इसमें भी वर्ड लिमिट रखते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना सिनॉप्सिस को प्रिपेयर करना होता है। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो आपका जो स्टेप रहेगा, जिसमें कि हम टाइटल की बात करेंगे, सेकेंड में एब्स्ट्रैक्ट की बात करेंगे, थर्ड में इंट्रोडक्शन। कुछ स्टेप इसमें ऐसे हैं जो कि हम रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस में उसको हम नहीं भी रखना चाहें तो उसको छोड़ भी सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फोर्थ स्टेप है आपका लिटरेचर रिव्यू, फिफ्थ है आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च क्वेश्चंस, हाइपोथेसिस, इसके बाद है मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी के अंदर कुछ पार्ट हैं, इसके बाद है आपका एथिकल कंसिडरेशंस, इसके बाद है टाइमलाइन, देन बजट एंड लास्ट इज रेफरेंस। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइटल के बारे में। टाइटल दोस्तों किस तरह का होना चाहिए, सबसे पहले तो देखिए टाइटल होता क्या है। द टाइटल शुड बी कंसाइज, डिस्क्रिप्टिव एंड रिफ्लेक्टिव द एसेंस ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट। और दोस्तों आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें मैं आपको कुछ रिसर्च प्रपोजल के फॉर्मेट्स भी दिखाऊंगा, डिफरेंट जिस तरीके का फॉर्मेट आपको पसंद हो उस तरीके की आप रिसर्च प्रपोजल को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। फिलहाल हम बात करते हैं टाइटल की। तो यहाँ पर इसमें कहा गया है द टाइटल शुड बी कंसाइज, डिस्क्रिप्टिव एंड रिफ्लेक्ट द एसेंस ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट। तो आपका टाइटल कंसाइज होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए एंड रिफ्लेक्ट द एसेंस ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट। ऐसा होना चाहिए जो आपके रिसर्च प्रोजेक्ट की जो एसेंस है, उसका जो कोर है, उसको जो है वो रिफ्लेक्ट करता हो। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक टाइटल यहाँ पे दिया हुआ है, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन टीनेजर्स मेंटल हेल्थ, अ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही कंसाइज आपका ये टाइटल है, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट जो है वो टीनेजर्स की मेंटल हेल्थ पर यहाँ पर देखा जा रहा है। और ये किस तरह की स्टडी है, अ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग केस स्टडी करते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टडी करते हैं, तो यहाँ पर ये जरूर से मेंशन करिए कि आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होगी या केस स्टडी होगी या फिर डिस्क्रिप्टिव स्टडी होगी। इससे पता चल जाता है कि किस तरह की आपकी स्टडी आगे रहने वाली है। नेक्स्ट स्टेप है आपका एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट दोस्तों मोस्टली हम जब अपनी थीसिस लिखते हैं मोस्टली वहाँ पर यूज़ किया जाता है, या फिर जब आप रिसर्च पेपर्स आप जब पब्लिश कराते हैं तब हम वहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट का यूज़ करते हैं, जो कि अराउंड 200 से 300 वर्ड का आपका रहता है। तो इसको आप वहाँ पर ऐड करते हैं। मोस्टली यहाँ पर आपका रिसर्च प्रपोजल में एब्स्ट्रैक्ट नहीं ऐड किया जाता है, मैंने फिलहाल नहीं देखा है। एब्स्ट्रैक्ट में आपका होता क्या है, एब्स्ट्रैक्ट में आप देख सकते हैं द एब्स्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स अ ब्रीफ ओवरव्यू of the research project. It includes a research question, objectives, methodology and expected outcomes. The abstract should be concise yet informative, usually around 200 to 300 words. तो आपके इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, आपका रिसर्च क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स। आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो स्टेप है आपका वो है इंट्रोडक्शन।
इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके रिसर्च प्रपोजल के लिए। जिस भी टॉपिक पर दोस्तों आप स्टडी करने जा रहे हैं, अपना रिसर्च प्रपोजल बनाने जा रहे हैं, उसका एक इंट्रोडक्शन आप देंगे। जैसे कि मैंने आपको अभी टॉपिक दिखाया था, उसी से रिलेटेड यहाँ पे नीचे के एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन में मेनली होता क्या है, सबसे पहले ये जानिए, द इंट्रोडक्शन सेट्स द कॉन्टेक्स्ट फॉर द रिसर्च एंड प्रोवाइड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। तो आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है हम उसको उसमें प्रोवाइड करते हैं। इट शुड हाईलाइट द रिसर्च प्रॉब्लम, जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। और साथ ही क्या एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, इस जो आप रिसर्च करने जा रहे हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है। एंड प्रेजेंट अ क्लियर रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव, और उसके जो रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव हैं उनको हम प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, जो कि मैंने आपको भी टॉपिक दिखाया, टीनेजर्स के ऊपर जो है क्या इफेक्ट है सोशल मीडिया का। और इसी से रिलेटेड यहाँ पर एक एग्जांपल है, जैसे आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया यूसेज अमंग टीन एजर्स हैज इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली इन ईयर्स, हाउएवर देयर इज ग्रोइंग कंसर्न अबाउट इट्स इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। दिस स्टडी एम्स टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल मीडिया एंड मेंटल हेल्थ आउटकम्स अमंग टीनेजर्स। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। आपका इंट्रोडक्शन दोस्तों 2 से 3 पेजेस का हो सकता है, इससे ज़्यादा मत रखिएगा, नहीं तो आपका रिसर्च प्रपोजल बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। जितना आप कंसाइज रखेंगे, जितना आप जो है चीज़ों को बहुत ही स्मार्टली जो है उसको शो करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट स्टेप है आपका लिटरेचर रिव्यू, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपके रिसर्च प्रपोजल का। अब लिटरेचर रिव्यू में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, द लिटरेचर रिव्यू डिमॉन्स्ट्रेट द रिसर्चर्स नॉलेज ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च एंड थ्योरीज रिलेटेड टू द टॉपिक। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिटरेचर रिव्यू में जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो रिसर्चेज हैं, रिसर्चेज हो चुकी हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, और उनके अंदर जो रिसर्च गैप्स जो रह गए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इन रिसर्च में ये कमी रह गई है या इस रिसर्च में ये पार्ट छूट गया है, इसको लेकर के हम आगे अपनी स्टडी पर काम करेंगे। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि इट आइडेंटिफाइज द गैप्स इन द लिटरेचर एंड द एक्सप्लेन हाउ द प्रपोज स्टडी विल कंट्रीब्यूट टू द फील्ड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें आप बताएंगे कि क्या आपके गैप्स रह गए हैं इस रिसर्च में और आप उसको कैसे फुलफिल करेंगे और कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे इस फील्ड में। इट शुड इंक्लूड रेलेवेंट स्टडीज, थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट दैट सपोर्ट द रिसर्च क्वेश्चंस। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें मेंशन करी हैं। आप लिटरेचर रिव्यू मैक्सिमम 10 से 12 या 15 लिटरेचर रिव्यू रख सकते हैं, और उसका फॉर्मेट मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। फिलहाल फॉर्मेट आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, एक छोटा सा फॉर्मेट यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू का इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में। इसके बाद जो आपका 5th जो स्टेप आता है वो आपका आता है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइन द स्पेसिफिक गोल्स एंड एम्स ऑफ द स्टडी। दे शुड बी क्लियर, मेजरेबल एंड अलाइन विद द रिसर्च क्वेश्चंस। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज बताइए, जो आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, आउटलाइन दी स्पेसिफिक गोल्स, जो आपके स्पेसिफिक गोल्स हैं और एम्स हैं आपकी स्टडी के, उसको टारगेट करना चाहिए। दे शुड बी क्लियर होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए एंड अलाइन विद द रिसर्च क्वेश्चंस। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, जो हमारा टॉपिक था उसी को लेकर के हम यहाँ पे क्वेश्चंस बना रहे हैं। टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल मीडिया यूज एंड एंजाइटी लेवल अमंग टीनेजर्स, आपका एक रिसर्च ऑब्जेक्टिव ये हो गया। दूसरा हो गया टू इन्वेस्टिगेट द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया यूज ऑन डिप्रेसिव सिम्टम्स इन टीनेजर्स। तीसरा आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल मॉडरेटिंग फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल मीडिया यूज एंड मेंटल हेल्थ आउटकम्स। तो इस तरह से आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं। हो सकता है कि किसी के लिए ये टॉपिक हो सकता है काम कर जाए, इसमें थोड़ा सा आप मॉडिफिकेशन करके आप इस टॉपिक को भी यूज कर सकते हैं, जो मतलब जो है आप इस फील्ड में अगर काम करना चाह रहे हो, एंग्जाइटी लेवल, सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों से रिलेटेड। ये आपको मैं एक छोटा सा जो है एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए। इसके बाद आपके आते हैं रिसर्च क्वेश्चन। तो दोस्तों आप एक ही सिनॉप्सिस में रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च क्वेश्चंस रख सकते हैं। चाहे तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के साथ में आप जो है हाइपोथेसिस रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, रिसर्च क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिसर्च क्वेश्चन पहले देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है। रिसर्च क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। द रिसर्च क्वेश्चंस इज अ कंसाइज एंड फोकस्ड इंक्वायरी दैट आउटलाइंस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। इट डिफाइंस a specific problem or issue that the researcher aims to investigate and provides direction for research project. The research question guides the entire research process from the design and methodology to the data analysis and interpretation. तो इसमें इनका कहने का मतलब है कि ये आपकी जो प्रॉब्लम होती है आपकी रिसर्च की, आपका जो इशू है उसको जो है वो एम करता है और साथ ही उसको इन्वेस्टिगेट करता है, प्रोवाइड करता है एक प्रॉपर डायरेक्शन
जिसमें कि आप काम करेंगे। एंड द रिसर्च क्वेश्चन गाइड द एंटायर रिसर्च प्रोसेस। आपकी रिसर्च प्रोसेस को जो है, जो रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं वो एक जो है गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम द डिजाइन एंड मेथडोलॉजी टू द डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इन सभी चीज़ों में ये काम करता है। एग्जाम्पल ऑफ रिसर्च क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द कॉग्निटिव फंक्शन ऑफ ओल्डर अडल्ट्स एंड माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। ये पिछले टॉपिक से रिलेटेड नहीं है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है रिसर्च क्वेश्चन का। इस तरह से आप रिसर्च क्वेश्चन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगली जो स्टेप है वो है आपका हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक रिसर्च प्रपोजल या फिर सिनॉप्सिस में। हाइपोथेसिस होता क्या है, सबसे पहले तो ये जानिए। हाइपोथेसिस इज अ स्पेसिफिक testable statement that predicts the expected relationship or difference between variables. It based on prior knowledge, theories and observation and guides researchers investigation. The hypothesis is formulated before the research begins and is used to guide the studies design, data collection and analysis. तो दोस्तों सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आपको मैं ये समझाऊं कि हाइपोथेसिस होता क्या है। हाइपोथेसिस क्या है, आपका एक किसी भी प्रॉब्लम का टेंटेटिव सोल्यूशन कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, मान लीजिए अगर आप बाइक चला रहे हैं और बाइक चलाते चलाते आपको लगता है कि आपकी बाइक ठीक से नहीं चल रही है, उसमें कुछ इशू आ रहे हैं, आप चलाने में स्पीड नहीं तेज ले पा रही है या स्लो हो रही है या रुक रुक के चल रही है, तो आप उसमें क्या सोचेंगे। आप ये सोच सकते हैं, सबसे पहला सोल्यूशन आपके दिमाग में आ गया टेंटेटिव सोल्यूशन, जिसको आप कह सकते हैं कि, या जिसको हम हाइपोथेसिस कह सकते हैं एक तरीके से। वो क्या होगा, पेट्रोल खत्म हो सकता है, गाड़ी पंक्चर हो सकती है, या कोई और टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है बाइक में। तो ये दो तीन चीज़ें क्या हैं, ये आपके एक टेंटेटिव सोल्यूशन है आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड। इसी तरह से आप सोच सकते हैं, जैसे अगर आपके यहाँ लाइट चली जाती है घर में, तो आप क्या सोचते हैं कि शायद एमसीबी गिर सकती है, या फिर पावर कट हो गया हो, या फिर हो सकता है आपके घर में जो लगा हुआ बल्ब है वही फ्यूज हो गया हो। तो ये क्या है, ये आपके टेंटेटिव सोल्यूशंस है, आपकी हाइपोथेसिस हैं, जिनको आप जो है इमेजिन कर रहे हैं। तो हाइपोथेसिस आपकी यही होती है। इसी तरह से आप देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ हाइपोथेसिस यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेगुलर एक्सरसाइज improves the cognitive function of older adult with mild cognitive impairment compared to those who do not engage in exercise। तो ये क्या है आपका दोस्तों, ये एक हाइपोथेसिस है सिंपल। ये बस यहाँ पे इन्होंने इस चीज को इमेजिन किया है, अभी इसको टेस्ट नहीं किया गया है। टेस्ट कब करेंगे हम, आगे जब हम आगे बढ़ेंगे अपनी रिसर्च में, आगे अपने प्रपोजल को लिखेंगे, तैयार करेंगे, और आगे जब इसमें स्टडी करेंगे तब हम इस चीज को टेस्ट करते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। द मेथोडोलॉजी सेक्शन डिस्क्राइब द रिसर्च डिजाइन। आपकी रिसर्च डिजाइन किस तरह की होगी ये इसमें बताया जाएगा। पार्टिसिपेंट्स मतलब आपका सैंपल पॉपुलेशन क्या होगा, डेटा कलेक्शन मेथड आपके क्या होंगे, एंड डेटा एनालिसिस टेक्निक्स क्या होंगी। ये सारी चीजें हम जो है मेथोडोलॉजी में डिस्कस करते हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल रिसर्च डिजाइन में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी डिजाइन विल बी एम्प्लॉयड टू असेस द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया यूज ऑन टीनेजर्स मेंटल हेल्थ। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको मेंशन करेंगे कि रिसर्च डिजाइन हमारी किस तरह की है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, इसके टाइटल में ऑलरेडी स्टार्टिंग में लिखा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। मेथोडोलॉजी के अंदर हमारे ही 3 पार्ट हैं जो कि मैंने आपको बताया। सबसे पहला जो है वो है रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन में जैसे कि आपकी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन हो सकती है, सर्वे मेथड हो सकता है। इस तरह से जो है आप अपने टाइटल को जो है वो डिफाइन करेंगे, अपने टॉपिक को डिफाइन करेंगे। देन इसके बाद है पार्टिसिपेंट्स में आपका पॉपुलेशन एंड सैंपल आ जाएगा। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, अ सैंपल ऑफ 500 टीनेजर्स एज्ड 13 to 17 विल बी रिक्रूटेड फ्रॉम लोकल स्कूल एंड कम्युनिटी सेंटर्स। तो यहाँ पर क्या हो गया, सैंपल आपका क्या होगा, वो होगा 500 टीनेजर्स एज्ड 13 to 17। अब एज्ड जो 13 to 17 है, ये आपका क्या होगा, ये आपका लार्ज जो है स्केल पर जो है आपकी पॉपुलेशन हो सकती है कि 13 से 17 साल के जो बच्चे हैं, ठीक है, 13 से 17 साल के जो बच्चे हैं वो आपका एक हो जाएगा पॉपुलेशन, और उसके अंदर आपने कितने बच्चों को लिया, 500। तो वो हो गए आपके सैंपल। बहुत ही सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद आप देखेंगे डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस आपका जो है वो किस तरह से होगा, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। जब मैं आपको रिसर्च प्रपोजल का जो है आपको सैंपल दिखाऊंगा, उसके थ्रू आपको ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है एथिकल कंसीडरेशंस। एथिकल कंसीडरेशंस क्या होते हैं, इस पार्ट को दोस्तों आप इंक्लूड कर सकते हैं रिसर्च प्रपोजल में, वरना इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि दिस सेक्शन एड्रेस्ड एनी एथिकल कंसर्न्स रिलेटेड टू द रिसर्च सच एज पार्टिसिपेंट consent, data confidentiality and potential risk. It demonstrate the researchers commitment to conducting the study ethically and responsibly। दोस्तों इस एथिकल कंसिडरेशन का मतलब बस यही है कि आप जो भी काम करेंगे उसको बहुत ही सही तरीके से करेंगे
और उसको एथिकली प्रेजेंट करेंगे, उसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए उसमें, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कॉपी पेस्ट करके पूरा रिसर्च प्रपोजल और अपने जो भी आपका रिसर्च का वर्क होता है उसको करते हैं। उस तरीके का आपको कोई काम नहीं करना है, बस इसमें आपको ये दिखाना होता है। अगला जो स्टेप है आपका वो है टाइमलाइन। टाइमलाइन में दोस्तों आप क्या शो करेंगे, यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है द टाइमलाइन प्रोवाइड्स अ शेड्यूल ऑफ की रिसर्च एक्टिविटीज एंड माइलस्टोन्स। इट हेल्प्स टू इंश्योर द प्रोजेक्ट स्टेज ऑन ट्रैक एंड कैन बी कंप्लीटेड विद इन अ प्रपोज टाइम फ्रेम। तो इसमें आप ये बताएंगे कि आपको कितना समय लगने वाला है आपकी रिसर्च को कंप्लीट करने में, क्या माइलस्टोन होगा उसका, और साथ ही इसमें लिखा हुआ है कि इट में इंक्लूड माइलस्टोन सच एज लिटरेचर रिव्यू कंप्लीशन, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग। तो इसमें आप ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे कि आपको लिटरेचर रिव्यू कंप्लीट करने में कितना समय लगने वाला है, डेटा कलेक्शन में कितना टाइम लगेगा, डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग में इन सभी की जो है वो टाइमलाइन क्या रहेगी वो आप इसमें शो करते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं शो करते हैं, मैं आपको आगे फॉर्मेट्स में दिखाऊंगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11th जो स्टेप है वो है आपका बजट। बजट में दोस्तों आप यहाँ पे देखिए शो करेंगे कि इफ एप्लीकेबल द बजट सेक्शन आउटलाइंस द एस्टिमेटेड कॉस्ट्स एसोसिएटेड विद द रिसर्च प्रोजेक्ट। इट इंक्लूड्स एक्सपेंसेस सच एज पार्टिसिपेंट रिक्रूटमेंट, डेटा कलेक्शन टूल्स, डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर एंड पब्लिकेशन फीस। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन करते हैं। वैसे ये बजट वाला जो सेक्शन होता है ये आप जब पीएचडी के इंटरव्यू में जब अपनी रिसर्च प्रपोजल को लेके जाते हैं तो वहाँ पर जनरली इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया जाता है। मोस्टली इस पॉइंट को तब इंक्लूड किया जाता है जब आप अपने पीएचडी की जब फाइनल रिसर्च के लिए जब आप काम करने जाते हैं तब आपको वहाँ पर ये पॉइंट्स को इंक्लूड करना होता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं रेफरेंसेस। रेफरेंसेस आपको पता है कि रेफरेंसेस आपका एपीए, एमएलए और भी बहुत सारे जो है स्टाइल्स होते हैं जिसमें आपको रेफरेंसेस को लिखना होता है। तो रेफरेंसेस को ज़रूर से इंक्लूड करें जहां से भी आपने अपने मैटर को उठाया है। वेबसाइट्स हो गई, ऑफलाइन सोर्सेज हो गए या किसी अदर रिसर्च से या फिर रिसर्च पेपर से, उन सभी को आपको जो है मेंशन करना यहाँ पे ज़रूरी होता है। ये हो गए आपके रेफरेंसेस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिमेंबर दैट द स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ रिसर्च प्रपोजल में वेरी डिपेंडिंग ऑन द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और फंडिंग एजेंसी। तो जो आपका एक रिसर्च प्रपोजल का स्ट्रक्चर या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती हैं वो वेरी कर सकती हैं अलग अलग एकेडमिक इंस्टीट्यूशन या फंडिंग एजेंसी के थ्रू। यानी कि ज़रूरी नहीं है जो मैंने आपको ये स्टेप्स दिखाए हैं बिल्कुल यही सेम स्टेप होंगे तभी आपका रिसर्च प्रपोजल जो है वो सही कहलाएगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, डिफरेंट आपके हेडिंग्स मिल सकती हैं उसमें, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का जो वीडियो था ये यहीं पे कंप्लीट होता है दोस्तों। और यहाँ पर अब अगला जो वीडियो इसका होने वाला है उसमें मैं आपको बताऊंगा। वीडियो आज का काफ़ी लंबा हो गया, अराउंड 20 मिनट का ये वीडियो हो चुका है, लेकिन अगले जो 1 या 2 वीडियो इसके बाद जो आएंगे वो काफ़ी छोटे होंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं आपको बताऊंगा किन सोर्सेज से आप डायरेक्टली जो है रिसर्च प्रपोजल को डाउनलोड करके देख सकते हैं, कैसे आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या टॉपिक्स को कैसे फाइंड करना है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से। और साथ ही आपको ये भी दिखाऊंगा कि किस तरह के फॉर्मेट्स आप जो है यूज़ कर सकते हैं अपनी रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस को बनाने के लिए। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, कुछ आपको नॉलेज मिला है, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह की रेगुलर टीचिंग, नॉन टीचिंग वैकेंसीज, पीएचडी एडमिशंस और अदर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के लिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।